ठीक है। अच्छा, इनको ये कटवट करके आप ही करोगे अपलोड? चलिए जाइए शुरू करते हैं। क्या देख रहा है? किसमें? अच्छा, छोड़ो अप्रेंटिस। क्या फ़ायदा अप्रेंटिस अप्रेंटिस करने का? सीधा फॉर्म आए वही भरो। ऐसा कुछ स्पेशली ये नहीं है ना कि भाई अप्रेंटिस वालों के लिए भी निकल रही हो, उनके लिए भी कहाँ कुछ ऐसी है। अच्छा, कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तो फिर भर्ती आके किसी में भी सेट हो ही जाओगे। चलिए जी, तो आइए अपना शुरुआत करते हैं। इसका रिमोट कहाँ है? इन्होंने सब गड़बड़ किया सेटिंग में। चलो आज एक नए विषय की शुरुआत करते हैं। भाई विषय जी वालों के पास तो ये काफ़ी बड़ा विषय है, लेकिन आपके पास ये चैप्टर में है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज मेजरमेंट की। ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, देखा, ये बात पकड़ने लगा है पूरी। देखो प्रभाव, देखो 1 महीना हुआ, देखो क्लास में बातें समझने लगा, पकड़ने लगा बातों को। देखो जो मेजरमेंट पार्ट है, इसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और सीखनी है। एक होता है जी LCR मीटर। देखो LCR जो होता है ये कुछ और नहीं है, इसका मतलब है प्रतिरोध, जो धारिता और प्रेरकता को नापना। यानी कि इसका जो सब टॉपिक है ये है हमारा RLC को नापना। ये बहुत ज़रूरी भी है। फिर एक टॉपिक है हमारा एरर एनालिसिस।
ये गणित वाला है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका मतलब था त्रुटि मापन। त्रुटि के बारे में पूरी जानकारी हमें यहाँ मिल जाएगी। फिर एक होता है मापन यंत्र। इसमें ये बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का कॉम्बिनेशन है, जिससे आप लिखते हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपकी किताबों में जो चर्चा होती है वो सिर्फ मापन यंत्र के बारे में होती है, बाकी नहीं होता कुछ। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम अलग करके पढ़ेंगे ऊर्जा मीटर को। एक शक्ति मीटर होता है। जनरली जो शक्ति मीटर है उसी को आप नाम देते हो वाट मीटर। ठीक है भाई बच्चों। और एक होता है CRO, जिससे आप लिखते हो, वैसे आप लोगों के पास इसका एक अलग चैप्टर दे रखा है जिसमें CRO पढ़ाया गया है, तो हम लोग इसे CRO को अपने मेजरमेंट वाले हिस्से में ही कवर कर लेंगे, हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या ऑसिलोस्कोप? ये चीज़ें हमें जाननी है अपने मेजरमेंट वाले अध्याय में। तो ये मानो कि जो मेजरमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लगभग जिसमें हम लोगों को कम से कम 8 लेक्चर, 8 से 10 लेक्चर तो हमारे लगेंगे ही लगेंगे। क्योंकि जैसे मशीन है, मशीन को अगर हम पढ़ें तो मशीन खुद में अपने आप में 10 चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार से जो मेजरमेंट हम पढ़ रहे हैं ये अपने आप में 1 2 3 4 5 6 ये 6 अलग अलग चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। चले फिर भाई आगे बढ़े। देखिए, जब भी हम मेजरमेंट की धारणा की बात करते हैं कि भाई नापना है, तो मेजरमेंट का मतलब बेटा किसी भी इकाई के उत्पन्न करने या उपयोग करने से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब किसी भी इनपुट आउटपुट सिस्टम की दक्षता से इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब रिजल्ट कितना मिला, परिणाम कितना मिला, उससे नहीं है। और यदि आप मेजरमेंट करें ना करें, इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजरमेंट का क्लियरली मतलब ये है कि देखिए जी, ये पंखा चल रहा है, तो भाई पंखा आप कुछ नापे या नापे, पंखा जो चलेगा वो तो अपनी विशेषता के अनुसार ही चलेगा। मेजरमेंट का मतलब ये पंखा बनाना, यानी कि किसी भी सिस्टम को या व्यवस्था को बनाना और कुछ इनपुट देकर आउटपुट प्राप्त करना, ये मेजरमेंट का कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं है। मेजरमेंट का मतलब है कि जितने सिस्टम हमारे पास में, हमारे इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाए गए हैं, जैसे हम चाहे जनरेटर की बात कर लें, चाहे हम प्रतिरोध की बात कर लें, चाहे हम प्रेरकत्व की बात कर लें, चाहे हम पावर की बात कर लें, चाहे हम वोल्टेज की बात कर लें, चाहे हम धारा की बात कर लें, मतलब सभी इकाई को नापना हमारा एक उद्देश्य मात्र है।
मेजरमेंट। अब देखिए आपने कहा कि सर हम नाप के कर क्या लेंगे फिर। भैया देखिए, अगर आप किसी इकाई को नहीं नापेंगे तो आप उस इकाई को कंट्रोल करना या फिर कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था डिजाइन नहीं कर सकते। बिना नापे हुए किसी भी मशीन की आप रेटिंग डिसाइड नहीं कर सकते, तो नापना जरूरी है। मान लिया मैं कहूं कि भैया देखिए इस तार में यदि आपने 10 एम्पियर से ज़्यादा दिया तो मामला ख़राब हो जाएगा, तो फूक जाएगा। तो भाई ये 10 एम्पियर निर्धारित करने के लिए शुरू में हमें कुछ ना कुछ तो नापना पड़ेगा। तो इस मेजरमेंट सिस्टम में इसी का एक दूसरा हिस्सा भी हम लोग पढ़ेंगे जो मैंने नहीं लिखा। मेजरमेंट के अलग हम कुछ और एक चैप्टर बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें आप जैसा ट्रांसड्यूसर पढ़ते हो बेटा, ये वाला, इसको पूरा अलग रखेंगे। तो यहाँ इस मेजरमेंट सिस्टम में हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत मेजरमेंट से ही है। भाई नापना तो देखिए हर जगह है। आपने कहा सर ये टाइल नापनी है, मैं यार क्यों नहीं नाप सकते, फीता रखो नाप दोगे। आपने कहा सर ये पंखा कितने आरपीएम पे घूम रहा है, हमें नापना है। आपके पास में जो भी व्यवस्था मीटर है आप उससे रोटा मीटर आप नापोगे। आपने कहा सर हम कितनी तेज चल रहे हैं हमें नापना है, भाई स्पीड मीटर से आप नाप लो। तो नापने की व्यवस्था तो आप किसी भी माध्यम में, यानी कि या तो मैकेनिकल में बात करें, सिविल में ना बात करें, सिविल में भी नापते हैं। भाई ये सीमेंट 4:1 का बना दो, तो नापना ही तो हुआ। भाई लोहे को तोल के लेंगे नापना, तो नापना तो हर जगह। आलू खरीदने जाएंगे तब तोल के मिलेंगे तो नाप दिया, चीनी खरीदेंगे वो भी। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में विद्युत मेजरमेंट से है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल में इकाइयाँ इस्तेमाल हुई है उन्हें सबको हमें नापना है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है हमने नाम दिया है LCR मीटर। अब उस LCR मीटर में आपको ये देखना है भाई LCR मीटर कुछ अन्य मीटर नहीं है। L मतलब प्रेरकत्व है, C मतलब कैपेसिटर है, R मतलब प्रतिरोध है। तो हमारा जो चैप्टर है सबसे पहला हमने जो सीखना है वो हमें सीखना है, हम शुरू करते हैं यहाँ से मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट मतलब नापना भाई, मेजरमेंट ऑफ RL और C। पहले हिंदी में लिखा था, अब अंग्रेजी में भी लिख दिया भाई। चलो जी इन तीनों इकाइयों के बारे में, अरे थोड़ा सा समय है तो फिर तरीके से ही पढ़ा दें, इसमें थोड़ा बहुत जो लास्ट टाइम पे एक दो चीज़ें बच भी गई थी और कवर कर लेते हैं यार उनको। देखिए जब हम प्रतिरोध की चर्चा करते हैं तो R बराबर में रो L/A ओम, इसके बाद में L बराबर में म्यू N स्क्वायर A/L क्या होता है जी, हेनरी होता है। इसके बाद में C बराबर में एप्सिलॉन A/D, यही तो होता है यार। तीन ये इकाइयाँ हमारे विद्युत की में बहुत ही बेसिक इकाइयाँ हैं, ठीक है। तीनों सीखी है ना यार हमने, अभी तो हम लगभग 10-11 चैप्टर में इन तीनों चीज़ों को ही तो सीख के आए हैं अभी बेसिक में। तो अब हमने इनको नापना सीखना है कि भाई R को नापने की विधियाँ क्या है, L को नापने की विधियाँ क्या है, अब हमें ये जाननी है और सीखनी है। तो पहले इन तीनों में जो कॉमन चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, हम ये लिखते हैं। देखिए इकाइयाँ और विमाएं, विमाएं सीखते हो ना, डायमेंशन लिखना। पहले इन तीनों की हम डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन आजकल पूछ रहा है, इसमें नहीं पूछेगा, फिजिक्स में कहीं आ जाए, जनरल साइंस में पूछ लेता है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं देखिए बल से। बल F बराबर में न्यूटन सेकंड लॉ M में होता है, ये तो होता है भाई।
अच्छा बेटा आप ये लिख सकते हो F बराबर m वेग बटे समय, या फिर आप ये भी लिख सकते हो mx बाई टी स्क्वायर। x जो होता है वो दूरी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है, और जो t है वो समय है। ठीक है भाई। तो अगर बल की विमा हम देखें तो भाई मास को तो m से करते हैं। ठीक है भाई बच्चों, x का मतलब l दूरी, लेंथ है, और t ऊपर जाएगा, ये समय है, ये हो गया -k2। तो डायमेंशन को लिखने का ये तरीका है बेटा, बल के लिए डायमेंशन ये हो गया। अरे याद है ना, क्या हो गया बाल मुकुंद जी? नहीं होना भी नहीं चाहिए भाई, तो कई दिन से तो थोड़ा सा खोया खोया सा लग रहा है, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि भी मन ना लग रहा हो, कहीं दिल विल लग गया हो तो बड़ा लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर तब समस्या हो जाएगी। अब दूर आए हो, कहीं आए तो नौकरी लेने और जाओ साथ में छोकरी लेके घर, तो इस चीज से सावधान रहो। अब चलिए जी, जब हम कार्य की बात करते हैं, W बराबर में बल गुणा विस्थापन, यही पढ़ते हो ना? मैं कल नॉर्मल बात भी कर रहा था, मैंने YouTube पर भी एक सेशन दिया था ताकि, और वो भी इस उम्मीद से दिया था कि आप लोग भी देखें, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप लोगों को अलग कुछ बताना हो और बाकी लोगों को अलग बताना हो। तैयारी को उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक के पहले पेज पे पेस्ट कर दीजिए, या उसे लिख के एक पेज पे एज इट इज जो चीज़ें थी उसको पेस्ट कर दीजिए, और उसके अनुसार चलिए। इस बार का जो भी आने वाला एग्ज़ाम है, अभी समय है, तो इस बार का आने वाले एग्ज़ाम को उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। हमने एक चीज़ 5वें स्टेप में कॉमन रखी है, और वो रखा है रिवाइज करना। मतलब सब कुछ भूल जाइए लेकिन रिवीजन को मत भूलिए। जो स्टेप 1 आप लोगों को बताया, तो भाई पहला कदम का मतलब है अपनी थ्योरी को तरीके से पढ़िए, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, और क्विक रिवाइज जरूर करते रहिए। दूसरे में अपने शॉर्ट नोट्स और न्यूमेरिकल वो सूत्र पर अपना फोकस करिएगा, और साथ में क्विक रिवीजन जो पुरानी चीज़ें सीखा है। तीसरे में प्रीवियस ईयर के पेपर जो लगाओगे तो वो भी तरीका मैंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से, मान लिया एक अलग से ही नोटबुक बनाओ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, एक सवाल आ गया ट्रांसफॉर्मर, तो उसके नीचे संबंधित बिंदु में ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जितनी चीज़ें याद आए उनको लिख दो, टॉपर बनोगे यार। एग्जामिनर भी सोचेगा कि भाई किन बच्चों से पाला पड़ा है। बच्चा ऑब्जेक्टिव लगा अलग तरीके से रहा है ना आजकल। कैसे? सुबह ये बैठा, इसने 2 घंटे में उड़ा दिए 100 सवाल। यार रियली मैं बताऊं, एक दिन में आप 4 से 5 घंटे यदि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तब जाके 20 से 25 सवाल होंगे, और वो 20-25 देखने के लिए थे। अदरवाइज आपने तो भैया 20-25 के साथ में कम से कम 300-400 सवाल निपटा लिए, ज़्यादा ही। हाँ तो वही बस, तो इस तरीके से अपना कंटिन्यू रखो उस प्रैक्टिस को। अभी तो तुम पहले स्टेप में चल रहे हो ना, हाँ तो अभी पहले पर फोकस होना चाहिए। अभी जब मैं पूछूं आपसे कि बेटा केसीएल क्या पढ़ा था, तो अब सोचना नहीं है कि यार केसीएल क्या, मैं तो भूल गया सर। अगर आप रेगुलर उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर पहले दिन से अब तक धड़ाधड़ याद है। जब दिन में 1 बार 2 बार वही चीजें आप रिवाइज कर रहे हैं तो भैया भूले क्या, 50-60-70 चैप्टर भी खत्म कर लिए और सब चीजें याद है। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ रहा है, शुरुआती दौर में क्विक रिवाइज का 1 घंटा रखिए, 20 दिन बाद यार ये तो 10 चैप्टर और ऐड हो गए, तो भैया उसको 1.5 से 2 घंटा कर दीजिए। जब और चैप्टर जुड़ा तो उसको 2.5 घंटा कर दीजिए, और चैप्टर जुड़ा तो उसको 3 घंटा कर दीजिए, और बीच बीच में जैसे संडे मिला तो संडे में और बारीकी से पढ़ने की आदत बनाओ। तो जितनी बार आप लोगों को रिवाइज कर लोगे ना, और रिवाइज करने का मौका जितनी बार मिला, इतने मान के चलो कि आप लोग सिलेक्शन को अपने कंफर्म करके जा रहे हो एग्जाम में। मैंने एक नाम इस्तेमाल किया है, क्विक रिवाइज। रिवीजन करना होता है किसी भी चीज को धीरे धीरे पढ़ना। क्विक रिवाइज का मतलब है
कि हर एक चीज़ को थोड़ा फास्ट मोड में बिना लिखे उसको देख रहे हो आप। जैसे KCL का, हाँ सर ने ये बताया था भाई, तो मेरी कई भी बातों को अपने दिमाग में रिकॉल करना है। हाँ सर ने ये कहा था भाई, लिखा नोटबुक तभी तो बनवाते हैं कि इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। अब किताबी भाषा नहीं सीखनी, आपको वो हिट करना चाहिए कि KVL का मतलब था कि किसी भी लूप में EMF और वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य था, तो बस वो पढ़ना है, वो आ गया दिमाग में। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को बंद मत करो। मैं आज यही सोच रहा था, आज दिन में भी मैंने पूरा जेई वालों को मेरा फोकस यही रहा कि यार एक सही तरीके से सही रणनीति से पढ़ो। तुम लोग मशीन नहीं हो यार कि एक प्रोग्राम मैंने फिट कर दिया और उसके अनुसार, ये तो मशीनों का काम है। हमारा काम है कि हर एक दिन अपने आप को एग्ज़ाम के हिसाब से अपडेट करके क्या उचित रास्ता हो सकता है वो आप लोगों तक पहुंचाए। और उसको बिल्कुल ये मानो कि 4-5 स्टेप है पत्थर की लकीर, चाहे कुछ भी हो हम इनको पूरा प्रॉपर फॉलो करेंगे, लास्ट तक इनको फॉलो करिए। एग्ज़ाम में डरता वो है, घबराता वो है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है पागलों वाली हरकतें वो लोग करेंगे जो उन स्ट्रैटेजी के आसपास भी नहीं थे। जो क्या भर्ती आ गई, फॉर्म भर दिया, चलो भाई यार जरा थोड़े से सर आप नोट्स दे दो यार भाई, थोड़े से नोट्स की व्यवस्था कर दे। आपने भी दिल रखने के लिए अपना कहीं से थोड़ा बहुत दे दिया, थोड़ा सा इधर से ना ये पढ़ा, 15 दिन रात दिन एक कर दिया, उसे लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा। गलत फहमी में यार, जिसने पहले से दनादन तरीके से रिवीजन ले, शॉर्ट नोट्स ले, फॉर्मूला ले, प्रैक्टिस ले, अब हक तो पहला उसी का है ना। तो इसलिए इनको अपना पूरे फ्रंट पेज पे लिख दो अपने नोटबुक के, तो कि चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ आए लेकिन हमें इसको फॉलो करना है भैया, रिवाइज करना बंद नहीं करना। और कई बार मैं क्लास में देखता हूँ, मैं पहले वाला को सूत्र पूछता हूँ, सर गायब है, भूल गए। पढ़ना जरूरी है, सिलेबस जरूरी है। मैं कह रहा हूँ तुम 70 के बजाय या 50 चैप्टर के बजाय 40 करो, लेकिन रिवीजन में रहो डेली के, तब भी सिलेक्शन आ जाएगा। और टूटे फूटे सब पढ़ लो तब भी बेकार है। तो एक एक चीज को अपना के चलना है अपने लाइफ में। जैसे हमने कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन सीखा, अब जैसे ये वाला हिस्सा जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे इस चैप्टर का भी हिस्सा है, और आपके पास में एक छोटा सा फिजिक्स का भी अध्याय होता है, उसका भी हिस्सा है। तो हमने कहा जी W बराबर में अगर मैं डायमेंशन या विमा लिखता हूं, भाई बल की हो गई ml t की -2, और भाई विस्थापन यानी दूरी होता है, तो बेटा हो गया L। तो W बराबर में ml स्क्वायर t की -2। ठीक है भाई बच्चों, ठीक है। अब हमने कहा जी आवेश क्या लिखना है, तो देखो आवेश जब हम लिखते हैं Q बराबर में IT है। तो आवेश की डायमेंशन लिखने के दो तरीके हैं, अभी दोनों बता देते हैं आपको। हमें Q के लिए अगर लिखना है, I को डिनोट होता है एम्पीयर यानी A से, और T यहाँ बेटा समय है तो A और T ये भी है। चलो जी थोड़ा सा अलग से देखना है। आप लोग अगर याद हो F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई तो एप्सिलॉन 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है ना। अच्छा, एप्सिलॉन Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, तो हम ये लिख लें क्या कि Q स्क्वायर बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन D स्क्वायर और F है जी, ये हो जाएगा। जब हम डायमेंशन देते हैं तो डायमेंशन में कहीं भी देखा हो ना आपने, कांस्टेंट नहीं लेते हम, डायमेंशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नहीं लिखा जाता। तो हमने यहां से एक छोटा सा काम ये किया कि Q जब हम डायमेंशन दे रहे हैं, इसका मतलब है देखिए एप्सिलॉन, भाई ये स्क्वायर है इधर, एप्सिलॉन D स्क्वायर मतलब बेटा L स्क्वायर, और F के लिए है हमें पता है, हाँ जी, M L
टी की -2, यही तो मिल गया। तो यानी कुल मिलाकर एल का स्क्वायर मिल गया हमें। भाई ये भी एल है, ये भी एल है। तो जरा ध्यान से देखना, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि Q बराबर में एप्सिलॉन 1/2 एल 3/2 एम 1/2 टी -K1 दे सकते हैं ना। मतलब आप लोगों से ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लिखने में क्या जा रहा है भाई, क्योंकि नॉर्मली आजकल जो डायमेंशन है ये हमारी बहुत बेसिक कक्षाओं से शुरू हो जाती है बच्चों को एक्सप्लेन करना। तो भाई Q को हम ये भी लिख सकते हैं, Q के डायमेंशन कहाँ से, ओम के नियम से। साधारण आपके पास जो एग्जाम के लिए जरूरी है ये है, लेकिन एक रास्ता ये भी है, इसको भी अपना दिमाग में रखो। मान लिया कहने लगे आवेश की विमा लिखो और ऑप्शन में ये ना हो, तो फिर ये देगा। किसके? हाँ, तो एप्सिलॉन के पद में तो लिखा है मैंने, मतलब एप्सिलॉन के पद में भी आप डायरेक्टली क्यू को प्रदर्शित करते हैं। अब देखो जी, क्यू के लिए ये हो गया। अब छोटा सा काम ये बताओ कि जब हम विभव के लिए लिखते हैं, विभव V बराबर में W/Q है भाई। अच्छा जी, तो यानी कि वोल्टेज के लिए हमारे पास ml² T की -2 और Q के लिए देखो क्या है, A और T। एम्पियर टर्न नहीं है ये, T मतलब यहाँ सेकंड है। अच्छा जी, तो ये हमें मिल गया जी ml² T की -3 और A की -1 मिल गया जी। अच्छा, अब देखिए प्रतिरोध की जब आप बात करते हैं, भाई हमारा उद्देश्य तो यहाँ R, L और C के लिए, हमारा उद्देश्य बाकी है भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इन्हीं का मेजरमेंट करने वाले हैं। तो प्रतिरोध R बराबर में V/I। चले देखे तो R बराबर में, बेटा वोल्टेज का तो ये हो गया प्यारे बच्चों, ml² T की -3 A -1 और I के लिए हमारा नॉर्मल क्या है, 18 यार दोस्त, ये है 80 तो चार्ज के लिए था। तो भाई यहाँ प्रतिरोध हमें मिल गया ml² T की -3 और A की -2। ठीक है जी। और भाई देखो प्रतिरोध के इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरत भी है और ये जरूरी भी है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। नहीं तो वो, अरे तो मुझे तो सब चीजें सिखानी है ना, उसको याद रखोगे ना। अब जैसे डेरिवेशन होती है, अब मुझे तो एक रास्ते में बहुत सारी चीज पढ़ानी है ना, बल का पूछ लिया, कार्य का पूछ लिया, ये विभव का पूछ लिया, तो मैं तो इस पूरे चैप्टर में मेरा तो उद्देश्य RLC है, लेकिन रास्ते में जितनी चीजें हैं उन्हें भी तो लिखवाता ना, तो आपको तो याद रखना पड़ेगा ना। अब जैसे हम ये पढ़ते हैं V बराबर में L DI/, बेटा अगर विमाओं से देखा जाए तो DI धारा ही तो है, तो धारा बटे समय। अगर हम L का मान देखें तो वोल्टेज गुणा समय बटे I। चलो जी, वोल्टेज के लिए देखते हैं, ml² T की पावर है -3 और A -1 T के लिए ये और I के लिए है A यानी एम्पियर।
तो L के लिए हमें मिल जाएगा ml स्क्वायर T की -2 और A की -2। ठीक है, तो जब याद रखोगे, देखो इसमें R में ये -3 है, इसमें -2 है। अब देखिए, आपने ये भी सीखा है कि Q इज इक्वल टू CV। तो C बराबर में Q बाई V। Q का मतलब हुआ बेटा A और T, और वोल्टेज हो गई ml स्क्वायर T की -3 और A की -1। तो C बराबर में m-1 L-2, 3 ऊपर जाके प्लस हो गया ना, और ये हो गया जी A स्क्वायर। ठीक है जी, C बराबर Q अपॉन V, V के लिए है m L स्क्वायर T की -A की -1, ऊपर लेकर गए तो ये T की -3 ऊपर जाकर प्लस हो जानी है, और एक यहाँ पहले से है तो T की पावर 4, और एक ये है ऊपर गया तो A स्क्वायर। अब देखो, इसमें हमने लिख तो लिया RLC, मतलब इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। हो सकता है एग्जामिनर प्रतिरोधकता के लिए पूछ ले, रजिस्टिविटी। तो ये बताओ, अगर रजिस्टिविटी की बात करें तो R बराबर ρL/A है जी। तो आप यही तो लिखते हो कि रो बराबर में RA/L। ठीक है भाई बच्चों, तो जरा ये बताइए, प्रतिरोधकता की जो यूनिट है ओम मीटर लिखते हो, तो प्रतिरोधकता की डायमेंशन लिखने के लिए प्रतिरोध में L से मल्टीप्लाई कर दो बस, R से, R में L से, L मतलब लंबाई से। अरे भाई देखो, ये मीटर स्क्वायर है और नीचे मीटर है, तो ऊपर मीटर ही तो आना है। तो हमने ये सीधे अपना अपनाया और हमने लिख दिया यहाँ जी रजिस्टिविटी के लिए ml की पावर 3 और t की पावर -3 और a के -2। भाई ये प्रतिरोध में कितने से मल्टीप्लाई कर दें? L मतलब दूरी से, ये मिल गया हमें प्रतिरोधकता के लिए। चलिए लिख लो, इनको खत्म करिएगा। तबीयत तो ठीक है, लेकिन आजकल मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। जब से मैं आया हूँ तो थोड़ा सा बॉडी एक ट्रैक पे नहीं है। मैंने आने के बाद कोई रेस्ट वेस्ट भी नहीं लिया। सोच रहा हूँ एक दिन के लिए टाइम निकाल के गांव जाऊंगा और मोबाइल फ़ोन को यहीं छोड़ के जाऊंगा। हैं? तुझे देखे जाऊं? सेमी? हैं? तो उसमें क्या दिक्कत है? इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया और लंबाई सेंटीमीटर में ले रहा होगा। ओम mm भी ले सकते हैं।
भाई जरूरी कि इस टाइल की जो लंबाई है कोई आपको ये कहे कि 3 फीट है, 1 मीटर भी बोल सकते हैं। बना लिया ये। चले फिर आगे चले बढ़े। देखो भाई, जब हम लोग, हमारी सबसे पहले अब यहाँ पर हेडिंग है, ये कॉमन चीजें हमने सीख ली। प्रतिरोध को नापना, अरे क्या इधर उधर बात है, यहाँ देख, प्रतिरोध को नापना। अब देखो आपको याद रखने के लिए 3-4 चीजें लिखा रहा हूं कि प्रतिरोध में से ये त्रुटि कम करने के लिए क्या करेंगे, और ये डायरेक्टली बिना किसी कैलकुलेशन के पेपर में, थ्योरी है, फंस सकता है, कोई सूत्र नहीं है, कुछ नहीं है। पहला पॉइंट है प्रेरकत्व प्रभाव को कम करने के लिए बायोफाइलर वाइंडिंग उपयोग करते हैं। याद रहेगा? तुम्हें बनवा भी दो, देखो कभी तुम्हें लगेगी सर क्या है, मतलब आपके काम की चीज़ नहीं थी, फिर भी जब आप प्रतिरोध बनाते हो, अरे मैंने खींच के बना दिया है ना बड़ा सा प्रतिरोध। ऐसे प्रतिरोध में जनरली देखो शुद्ध इस दुनिया में कुछ नहीं है। प्रतिरोध में हल्का फुल्का प्रेरकत्व प्रभाव भी रहता है और धारिता प्रभाव भी रहता है। तो आपको अगर प्रतिरोध प्योर चाहिए तो प्रेरकत्व प्रभाव कम करने के लिए बायोफाइलर वाइंडिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो प्रेरकत्व बराबर सूत्र पढ़ा होगा N∅I, पढ़ा है, यानी कि फ्लक्स लिंकेज बटे में धारा। यदि हम किसी बिंदु पर फ्लक्स लिंकेज शून्य कर दें, ठीक है, तो प्रेरक तो शून्य हो जाएगा। हमने एक सिस्टम अपनाया कि हमने जो भी हमारा प्रतिरोध था, हमने एक रिटर्न पाथ यानी कि एक तार को जोड़कर इसी के बराबर में, इसी के साथ में एक तार से करंट को उल्टा फ्लो करवा दिया। तो हर एक बिंदु पर, भाई ये तो मैंने 2 बिंदु मार्क किए, हर एक बिंदु पर जितना फ्लक्स लिंकेज इस तरफ है उतना ही इस तरफ है, तो जो प्रभावी फ्लक्स लिंकेज है वो हो जाएगा शून्य, तो प्रेरकत्व प्रभाव गायब।
तो इस तरह की वाइंडिंग हम लोग करते हैं, इसे नाम दिया गया बायोफाइलर वाइंडिंग। ठीक है जी, ये होता है जी बायोफाइलर। बाया मतलब दोनों तरफ, प्रतिरोध बना दिए इसे एक हल्का तार लेकर ये, लेकिन धारा समान बहनी चाहिए, नहीं तो धारा समान नहीं बहेगी तो भाई जो फ्लक्स लिंकेज है वो शून्य कैसे हो जाएगा। तो इसलिए धारा समान आनी चाहिए। तो ये थी भाई बायोफाइलर बाइंडिंग कहानी। फिर कहा कि धारिता प्रभाव को कम करने के लिए आर्यटन पेरी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। चलो जी भाई, आर्यटन पेरी वाइंडिंग देखो, भाई ये प्रतिरोध बना रखा है। धारिता आती है जब दो चालकों के बीच में कुछ इंसुलेटर आता हो। अब वो चाहे इंसुलेटर हवाई क्यों ना हो। तो देखो आर्यटन पेरी वाइंडिंग में सी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई। यदि आपने डी के मान को बढ़ा दिया तो सी कम हो जाएगा। इस तरह की वाइंडिंग कहलाती है आर्यटन पेरी वाइंडिंग। ठीक है भाई, आपसे ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं पूछेगा, अगर आएगा तो धारिता प्रभाव को कम करने के लिए किस तरह की वाइंडिंग लगाते हैं, प्रेरकत्व प्रभाव को कम करने के लिए किस तरह की वाइंडिंग करते हैं, याद हो गया। फिर देखो होता क्या है, देखो आपको एक छोटा सा चीज सिखा दूं अभी। एक आप ये पढ़ते हो सीबेक इफेक्ट, सीबेक प्रभाव, इसी को कई जगह आप लोग थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप तापक विद्युतीय प्रभाव के नाम से जानते हो, किताबों में लिखा है थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव, तापक विद्युत प्रभाव। देखो ये मतलब यहां मेरा टॉपिक ये था नहीं, फिर भी एक शब्द इस्तेमाल करेंगे सीबेक इफेक्ट, तो भाई आपको पता होना चाहिए, आपके दिल में ये ना हो यार ये पता नहीं क्या था। यह है थर्मोकपल में होता है। नॉर्मली ये थर्मोकपल में देखने को मिलता है। अब थर्मोकपल क्या है, तापमान को नापने की एक युक्ति भी है और एक यंत्र भी बनाते हैं बेटा। तो मान लिया ये हमने हीटर बना दिया, भाई जो हमने बना रखा है ये हीटर है, और दो अलग अलग पदार्थ की दो छड़ें बनाइएगा और इन्हें आपने जंक्शन के रूप में बना दिया। भाई दो को एक जगह जोड़ दिया, लेकिन याद रखिए कि अलग अलग की, जैसे एक निकिल आयरन के तो दूसरी कॉपर के, अलग अलग पदार्थ की। जैसे पदार्थ 1 और पदार्थ 2, मतलब अलग अलग पदार्थ की। तो भैया यदि हम ये सेटअप बनाएं तो इसके टर्मिनल पर एक डीसी वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। ठीक है जी, तो ये जो प्रभाव है जिसके कारण ये वोल्टेज उत्पन्न हुई है, ये प्रभाव कहलाता है सीबेक इफेक्ट। करेक्ट ना भाई, याद रहेगा। कोई पूछे आपसे कि भाई सीबेक इफेक्ट कहां देखने को, तो आप कहेंगे नॉर्मली तो भाई थर्मोकपल में था। क्या था, जब दो डिफरेंट मेटल की प्लेट को एक जंक्शन का रूप देकर किसी गर्म बॉडी पर लगाएं। देखो ना ये हीटर है तो गर्म ही होगा, हीटर ठंडा तो है नहीं। तो भाई यहां पर एक वोल्टेज का उत्पन्न हो जाना,
ये था भैया सीबेक इफेक्ट। टेम्परेचर होता नहीं, टेम्परेचर लिमिट होती है इनकी कि भाई इससे ज़्यादा खराब हो जाएगा। थर्मोकपल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे से हम तापमान नापते हैं, और वो भी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक होता है हमारा पायरोमीटर, अभी लिखाऊंगा ये ना इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हिस्से में। तो पायरोमीटर है, पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है तापमान नापने का जिसका काम है 5000 डिग्री तक भी नाप लेना। जैसे बॉयलर, भट्टी, उसे लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे बॉडी है गर्म, बस इसके पास को लेके जाना है, तापमान नाप देगा। एक आरटीडी होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जो कि 250 डिग्री तक हम इस्तेमाल करते हैं। और एक हमारा थर्मिस्टर होता है। थर्मिस्टर एकमात्र ऐसा डिवाइस या यंत्र है जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रेंज में तापमान को नाप सकता है। तो ये था हमारा सीबेक इफेक्ट। यहाँ हमारा उद्देश्य सीबेक इफेक्ट को बताना था भैया कि सीबेक इफेक्ट होता क्या है। तो एक्टिव पदार्थ नहीं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव, इसे किसी से सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे पीवी सेल है, तो इसे बिजली पैदा करने के लिए किसी अन्य सोर्स की जरूरत नहीं थी। रेडिएशन डलेगी सूरज से, बिजली बना देगी। मतलब जो स्वयं में बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं वो सब एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। जैसे पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है, पीजो इलेक्ट्रिक, दाब लगाओ और बिजली बनेगी। फोटोवोल्टिक, हाँ मतलब फोटोवोल्टिक, फोटो इलेक्ट्रिक, थर्मोकपल और पीजो इलेक्ट्रिक, ये 3 एक्टिव ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं, बाकी सब पैसिव है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। रेंज कहा मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव में है। किसे? ये मैंने कहा ना, एकमात्र, सही बात है, ये एकमात्र ऐसा हमारे पास थर्मिस्टर एक ऐसा एकमात्र ट्रांसड्यूसर है जिसे हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जनरली उसे नेगेटिव प्रॉपर्टी के साथ ही कंसिडर करते हैं, बनाते नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ में। आर्यटन इसका नाम है, ये आर्यटन पेरी, PERRY, पेरी। हाँ हाँ, बस यही कर रहे हो और कुछ नहीं है। देखो जी, हमें यहाँ ये लिखना है भाई कि सीबेक इफेक्ट प्रभाव को कम करने के लिए क्या करेंगे। तो आप ये कहोगे कि थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव को कम करने के लिए रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो जाता हो ऐसे, अभी इस पोजीशन में, अभी इसमें रिवर्सिबल, कहाँ फ्लक्स मीटर, अच्छा जो प्लास्टिक गैल्वेनोमीटर में वाले, हाँ तो बिल्कुल। रिवर्सिबल स्विच का उपयोग करते हैं। रिवर्सिबल स्विच ये इस तरह का बना होता है, ठीक है। अरे लिख लिया, फिर लिखो इसमें, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टली भाई, ये सीधे सीधे से ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टली। अरे भाई मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरु जी हूं। गुरु तो ऐसा नाम है जैसा किसी डॉन का नाम हो, गुरु भाई, वही फीलिंग आती है।
और लिख रहा है कि गुरु कब बात कर सकते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट लिखेंगे लीकेज धारा को बाईपास करने के लिए गार्ड टर्मिनल को लगाते हैं। लीकेज धारा को बाईपास करने के लिए गार्ड टर्मिनल को लगाते हैं। ये डायरेक्टली आपके 4 से 5 ऑब्जेक्टिव है, बड़े सीधे सीधे से। और ये जो जितना पार्ट आप पढ़ रहे हो ना मेजरमेंट, कमाल की चीज़ ये है कि इसमें आपके समझने की 10% चीज़ें हैं, अदरवाइज ये सारी रटने वाली है। इसमें याद रखना है बस चीज़ों को। अरे 2-4 बार रिवाइज करोगे ना, वैसे याद हो जाएंगे जैसे मुझे याद है पूरे सब्जेक्ट के। तो आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा 2-4 बार बस। क्या ऐसे तो होगा नहीं याद। मैंने तो 2-4 नहीं, कम से कम 200 बार से ज़्यादा जेई वालों को ही पढ़ा दिया होगा। हाँ, ये 6-7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप नींद में भी पढ़ लो। पावर सिस्टम, मशीन, बेसिक, एक ये मेजरमेंट हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल। और आजकल तो पीएलसी भी ऐसा ही हो गया जो नॉर्मल सा हो गया बहुत। नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ते हैं हम लोग भी। जैसे जितने भी नए सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना पड़ता है। अब किताब में से देख के पढ़ा भी नहीं सकते, और किताब में होता भी नहीं कंटेंट पढ़ाने का, फिर पता नहीं कहाँ से ढूंढना पड़ता है। जैसे इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट जोड़ा था, तो वो इन्वायरमेंट पूरा नॉन टेक वाला पढ़ा, तब जाके बच्चों को ऑब्जेक्टिव वगैरह लगवाए। क्या समाकलन अवकल, ये थोड़ा ही पढ़ेंगे, ये तो नॉर्मल लाइफ में रूटीन में है ना, इन्हें क्या पढ़े भाई। समाकलन, अवकलन, त्रिकोणमिति, ये तो हमारा पाला इनसे डेली पढ़ना है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब इनकी जरूरत नहीं है हमें, हर सब्जेक्ट में हमारे पास। जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी एनालॉग, और जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन एनालॉग वहीं मैं मन मार के पढ़ा सकता हूँ, खुशी से नहीं पढ़ाता है। नहीं, एनालॉग में जो आप ये पढ़ते हो अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, तो एनालॉग में उसका पूरा एडवांस वर्जन है, जहाँ आप ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर सीखते हो। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो खैर इजी होता है, जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी मॉडलिंग बनानी है, हाइब्रिड पैरामीटर है, एडवांस बाइसिंग सीखनी है, फीडबैक पढ़ना है, ये सब एनालॉग का हिस्से में आते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बोर्ड पर जितनी चीज़ें बना रहा हूँ, ये हम लोग जनरली मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड पर जितनी चीज़ें बना रहा हूँ इसको अभी याद भी रखना है, और एक सवाल आपके एग्जाम में पक्का है। और न्यूमेरिकल बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखना है चीज़ों को। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ कम प्रतिरोध को नापना। देखो यार, हमें रेंज भी पता होनी चाहिए ना, कम मतलब लो रेजिस्टेंस की। तो यहाँ जो रेंज है वो 1 ओम से कम है, याद हो जाएगी। और जो कम प्रतिरोध की बात होती है, ये बात हम लोग कर रहे हैं जनरली वाइंडिंग के प्रतिरोध की।
भाई हम नहीं चाहते ना कि वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च हो, इंसुलेशन का हो तो बढ़िया, लेकिन वाइंडिंग हम जो कर रहे हैं हम नहीं चाहते उसका प्रतिरोध उच्च हो। है 8 बजे की तो कल से है ना वो मैराथन क्लास, आज नहीं है, आज 7 बजे की है। तो देखो इसके जो मेथड है बेटा नापने के, वो है पोटेंशियोमीटर मेथड। इसे भाई हिंदी में भी पोटेंशियोमीटर ही लिखा है। और दूसरा है, देखो ये नाम है, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं हिंदी में लिख जरूर सकता हूँ इन नाम को। ये जैसे मोहन है तो मोहन को हिंदी और इंग्लिश में लिखते हैं, तो इनके नाम है ये केल्विन डबल ब्रिज। पहले ये बताओ, याद हो गया ये लो रेजिस्टेंस को, भाई इंग्लैंड ने तो बहुत बढ़िया रन बना दिए इन्होंने टेस्ट मैच में। पता नहीं अभी जीत गए। हाँ हाँ भाई यही है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आप लोग किताब में लिख देता है पोटेंशियोमीटर, लेकिन इनके नाम यही है ना, तो नाम वही रहेंगे इनके जो है, इन्हें बदल नहीं सकते तुम। हैं देश वेश तो हो जाता है थोड़ा। जीत गए 7 से, तो इन्होंने तो बहुत बुरी तरह धुनाई करी है भाई अरुण यार, ये बढ़िया बात नहीं है। ये तो इतिहास है, चौथी पारी में 350 प्लस रन बनाना बहुत बड़ी बात है। उस टीम में ढंग के 3 ही प्लेयर है, देख लो, जो रूट हो गया बैरिस्टो और एक ये आता जो भी बैरिस्टो, और एक और इससे बाद जो आना था बैनिस्टो। ये 3 ही तो है जो खतरनाक है। तो ये तो ड्रॉ होगी फिर सीरीज है। मध्यम प्रतिरोध को, अरे वैसे मैच देखने के लिए थोड़ा ये जनरल स्टडीज का सवाल है, अभी रिसेंटली इंग्लैंड और करंट अफेयर का सवाल है। अभी रिसेंटली ये भी याद होना चाहिए कि ये मैच अभी 4th वाला कितने रन से ये हुआ। करंट अफेयर यही तो है और क्या है। सबसे पहला इंडिया इंग्लैंड का मैच कब खेला गया, तो इसे जोड़ी इतिहास से। देखो बेटा ये 100 किलो ओम से कम और 1 से ज़्यादा। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 किलो ओम 0.1 मेगा ओम। जो मध्यम प्रतिरोध है इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, यही लिखना ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। चलो भाई बाल मुकुंद जी तरीके बताओ इसके। इसका एक मेथड है वोल्ट मीटर एमीटर विधि। आपको ये छोटे छोटे जो मेथड है ना, तो छोटा छोटा इस बार एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन विधि मेथड। लेस ऑफ चार्ज यहाँ कहाँ से आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। एक है हमारा ओम मीटर और एक है कैरी फोस्टर ब्रिज। अरे याद हो गई ये,
बोर्ड पे जितनी चीजें लिखूंगा ना, ये आज लिख लेना कि एक सवाल पूरे आने की पूरी 100% उम्मीद है इनसे। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध को नापना। तो भैया नापना उच्च प्रतिरोध की रेंज क्या हो गई भाई? 100 किलो ओम से ज्यादा। 1 ओम से 100 किलो ओम तक हम मीडियम में रखते हैं। तो उच्च प्रतिरोध भाई ये आता है हमारा इंसुलेशन प्रतिरोध। पहला विधि लॉस ऑफ चार्ज विधि। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। कैरी फोस्टर तो यहाँ हो गया। मैगर भाई ये तो मतलब बहुत जरूरी है। लो भाई ये यहाँ से लिखो। नेक्स्ट लिखेंगे या सेल्फ इंडक्टेंस को नापना। ठीक है भाई, स्वतः प्रेरक तो जो होता है उसको नापना है। एक है मैक्सवेल ब्रिज। ठीक है, नाम याद रहेगा। एक आता है बेचारा हेज ब्रिज। ये नाम है इनके। एंडरसन को हिंदी में एंडरसन ही लिखना, कभी इसका ट्रांसलेशन कर दो। जैसे रिकी पॉन्टिंग, जेम्स एंडरसन, तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में बात यही है ना। क्वालिटी फैक्टर की रेंज अभी लिखते हैं। और एक आता है आउंस ब्रिज। मैक्सवेल, देखो अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं ना तो एक फायदा मिलता। मैक्सवेल मतलब एम से, तो एम मतलब मीडियम, तो ये इस्तेमाल होता है मीडियम क्यू कॉइल के लिए। पेपर में पूछ लेता है, अपना काम बन गया है जी। क्वालिटी फैक्टर 1 से लेकर 10 तक के बीच। इसकी स्टार्टिंग कहां से है भाई? अरे एच से, तो एच मतलब हाई, तो ये हो गया जी हाई मतलब उच्च क्यू कॉइल, तो ये हो गया 10 से ज्यादा क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अब जब मीडियम हो गया, हाई हो गया, तो बेचारा बचा लो, तो एंडरसन मतलब लो क्यू कॉइल, तो लो के लिए क्यू 1 से कम। ठीक है जी। इंक्रीमेंटल के लिए या आप लोग छोड़ दो इसे, आउंस ब्रिज बढ़ते हुए प्रेरकत्व के लिए इस्तेमाल होता है। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मीडियम, हाई और लो यहीं कवर हो गए। ये बढ़ते हुए इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस। ये था जी आपका सेल्फ इंडक्टेंस के नापने के विधि।
हाँ यही तो है स्लाइड वायर भी, जब इसे पढ़ाएंगे ना तब लिखा दूंगा। लिख लिया? चलो नेक्स्ट लिखो, भूल जाओगे क्या ना? अरे एक दो बार पढ़ना याद रहेंगे भाई। म्यूचुअल इंडक्टेंस को नापना, जब भी भूलो ना तो अपने दिमाग को कहना कि तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये और ऊपर की कमाई अलग, याद रख। तो फिर मजबूर हो जाएगा दिमाग याद रखने के लिए ना। अपने आप को कुछ ना कुछ तो जुगाड़बाजी लगा के समझाना ही पड़ेगा। जब पढ़ने का मन ना करे तब उस तनख्वाह को याद करो। चलो भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए और दूसरा है कैम्पबेल ब्रिज। फिर है धारिता को नापना। एक है डी शॉर्टी ब्रिज और एक है भैया शेरिंग ब्रिज। फिर एक है देखो, ये आवृत्ति को सिर्फ साइनसोइडल को ही नापता है, तो मैं लिख रहा हूं। तो ये होता है जी वेन ब्रिज। बना देंगे वेन ब्रिज भी, टेंशन ना लो। इनमें से ये एक ऐसी पूरे बोर्ड पर इतनी कीमती चीज़ है, ये मानो कि इस पूरे चैप्टर की जो क्रीम है ये है। जैसे मैगर है ना, तो मैगर को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिटेल में बना के सीखते हैं। ये पूरे चैप्टर की जो क्रीम है ये है इसकी। ये सारे ऑब्जेक्टिव पेपर में जो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, मैगर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मैक्सवेल और शेरिंग। जरा एक बार पढ़ लो, फिर आगे चलेंगे। इनके छोटी छोटी थोड़ा सा इनमें डिटेल देते हुए चलेंगे।
मैसेज पढ़ो, एक बच्चे ने पूरी किताब ही टाइप कर दी लग रहा है। सर मैं देहरादून से हूँ, बट सर मैं अभी लाइव लोकेशन मणिपुर NHPC है, मैं वहाँ से अप्रेंटिस कर रहा हूँ, तो सर मैं लास्ट में आपके ऑफलाइन। कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ तो जब मर्जी आ जाओ। हमारे यहाँ मंथली फीस क्या है भाई? एक ही बार है जो भी है, और वो उतनी है जितनी नॉर्मल मंथली होती है। हैं? हाँ तो फीस तो है ही नहीं, नालायक को किराया ज़्यादा तभी तो फीस कम रखी। जैसे एक बच्चे के पिताजी आए थे जय में, कह रहे जी इसके से यहाँ मम्मी की ज़्यादा याद आ रही है, इसे मैं घर लेके जा रहा हूँ। मैं कह ले जाओ भाई, जी इसे फीस वापस कर दोगे? मैंने कहा इस पर रसीद पर लिखा हुआ कि फीस इज़ नॉन रिफंडेबल इन एनी केस, कि ये अभी दे दो जब इसकी नौकरी लगेगी। ये पी ले, साफ पानी है, ये पी ले, साफ पानी है, कि फीस इज नॉन रिफंडेबल, ये कि सर जब इसकी नौकरी लगेगी तब दोबारा से जमा कर देंगे। ये मुझे बोल रहे थे। तो तुम उसे निगेटिव क्यों ले रहे हो? तुम पॉजिटिव लो ना कि हम और पढ़ेंगे, हम लेके दिखाएंगे, और क्या। याद हो गया? हमने चलते चलते कहा जी आप क्या हमें बाद में फीस दोगे? हम तो यहाँ पिछली बार मैंने कहा अभी हमने 2 महीने पहले 11 लाख की किताबें बच्चों को फ्री बांटी, तो बाद में किससे चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सिलेक्शन के बाद तो कोई एक बार फ़ोन कर दे, उसमें भी शान नज़र आती है कि बहुत बड़ी बात है। याद हो गए? ये याद ही रखने हैं आपने। और मैंने कहा कि इस पूरे सब्जेक्ट में खास बात कहो या बेकार कहो, जैसे बेसिक अब तक जो सीखा ना, ये पूरा का पूरा 90% समझने वाली चीज़ों से भरा हुआ था, ये ज़्यादातर रटने वाली से भरा हुआ है। अब हम लोग ज़रा चलते हैं इसमें, जैसे इसमें सारे मेथड आप लोगों को सीखने की ज़रूरत नहीं है भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अब एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेंज या मीडियम रेजिस्टेंस। हाँ भाई, ये धरने में चलना 11 तारीख को, भूल गया? याद है? हाँ, और नहीं गया ना धरने में तो RTI डाल के तेरा फॉर्म निरस्त करा दूंगा मैं। अरे नौकरी मिल जाए क्या, क्लास क्लूस के चक्कर में पड़ रहे हैं। सबसे पहले जो विधि हमने लिखा है, क्लास तो सुबह निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारे यहाँ होंगे फिर भी हम चलेंगे, हमें तो मतलब है नहीं उत्तराखंड, हमें तो जहाँ भी ढोल बजेंगे वहीं नाचना है, हमें मतलब है नहीं उससे कहाँ है, हमें तो जो बुलाए वहीं चले। मैं तो लखनऊ इस बार इसलिए नहीं गया क्योंकि पिछली बार इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामा कर दिया था, मैं इसलिए बच्चों को वीडियो दे के मोटिवेट किया है। अरे ये भी बहुत बड़ी बात है यार। चलो देखो, एक छोटा सा
विधि लिखी आपने बेटा, ये लिखा है वोल्ट मीटर एमीटर विधि। देखो भाई फटाफट से बनाओ इसे। इसमें सिर्फ आपको ये देखना है, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ तो खैर आ भी सकती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब वोल्ट मीटर और एमीटर, इससे सिर्फ हमें ये करना है कि एक वोल्ट मीटर लगाना है, एक एमीटर लगाना है, और दोनों की जो रीडिंग आएगी उसे डिवाइड करना है। जो R बराबर V/I, तो R बराबर वोल्ट मीटर की रीडिंग बटे एमीटर की रीडिंग करनी है। तो इसमें दो केस है बेटा। एक केस है जो प्रतिरोध को हम नाप रहे हैं, RT वो प्रतिरोध है, टेस्ट रेजिस्टेंस, जिसे हम नाप रहे हैं भाई। तो इसके पास में एमीटर लगा है, ये किसके पास है? इसके पास। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो RA है। A मतलब एमीटर, लिख भी देते हैं। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ से हमने सप्लाई दिया, सप्लाई आई। हमने कहा केस 1 का मतलब हमारा ये है कि जब एमीटर नापे जाने वाले प्रतिरोध के पास में जुड़ा हो। ठीक है भाई, ये हमारा एक केस था। तो आपने याद रखना है बेटा कि प्रतिशत जो त्रुटि है, प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं परसेंटेज एरर की। देखो प्रतिशत त्रुटि RA बटे RT इंटू 100। ठीक है, ये आएगा। तो मान लिया आपसे ये कहें कि वोल्ट मीटर एमीटर विधि में, इसलिए ये विधि इसलिए लिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ये बहुत बेसिक विधि है, सबको पता है प्रतिरोध बराबर ओम के नियम से वोल्टेज अपॉन धारा। तो सब ये सोच सकते हैं कि यार वोल्ट मीटर लगा दिया और एमीटर लगा दिया, इससे हम प्रतिरोध को नाप लेंगे और नप जाता है। लेकिन अगर एमीटर को हम लोग नापे जाने वाले प्रतिरोध के पास में लगाएंगे, देखो एक बात बताओ, अगर ये RT ज़्यादा नापना है तो जितना ये ज़्यादा होगा इतना ये त्रुटि कम होगी। तो एमीटर को नापे जाने वाले प्रतिरोध के पास में यदि हम जोड़ दें तो हम ये कहते हैं कि यह व्यवस्था कौन सी, जब एमीटर नापे जाने वाले प्रतिरोध के साथ में जुड़ा है, यह व्यवस्था मध्यम रेंज, भाई मीडियम रेंज है, मध्यम रेंज प्रतिरोध के उच्च स्केल मान के लिए हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं मध्यम रेंज में रेंज है 1 से 100 किलो ओम, तो ये हायर यानी उच्च स्केल ये है और लोअर ये है। तो इस विधि से हम 100 यानी कि उच्च स्केल पर मान को नापना अच्छा मानते हैं, यानी कि मध्यम रेंज प्रतिरोध के उच्च स्केल मान को नापना
सही रहेगा। कब? जब एमीटर नापे जाने वाले प्रतिरोध के पास में जुड़ा हो। दूसरी विधि इसी में केस 2। केस 2 का मतलब है कि जब वोल्ट मीटर, ए भाई क्या हुआ? अरे ठीक है, सर्वर पकड़ लेता है इसका। जब वोल्ट मीटर नापे जाने वाले प्रतिरोध के पास में जुड़ा हो, तो भैया हमने कहा जी अच्छा, अब वोल्ट मीटर जो जुड़ा है उसका आंतरिक प्रतिरोध RV है, देखो जी इसमें जो प्रतिशत त्रुटि आएगी ये आएगी RT बटे RV इंटू 100। तो ये वोल्ट मीटर को यदि हम नापे जाने के पास में, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है और एमीटर को श्रेणी में। तो यह जो व्यवस्था है इसे हम क्या लिखेंगे? निम्न स्केल, या फिर ये है मीडियम रेंज लो स्केल के लिए अच्छा, ये उच्च स्केल के लिए, ये निम्न स्केल के लिए है। नहीं 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 नहीं, उसके लिए है ही नहीं ये विधि। मैं कह रहा हूं, मैंने रेंज नहीं लिखा, मैंने स्केल लिखा। जैसे 1 ओम से 100 किलो ओम है, मीडियम रेंज है, तो इसे कंसिडर किया जाता है लो स्केल और इसे कंसिडर किया जाता है हाई स्केल। कहने का मतलब है कि एमीटर को पास में लगा के इसके लिए सूटेबल है और वोल्ट मीटर को पास में लगा के ये सूटेबल है। लो रेजिस्टेंस को हम इससे इसलिए नहीं नापते क्योंकि एमीटर और वोल्ट मीटर का खुद का प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है रीडिंग को। चलिए इसे कल समाप्त करेंगे।